हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूं सजीन और आप सबका फिर से हमारे न्यू वीडियो में बहुत 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 सारा स्वागत है, क्योंकि हम लोग स्वागत करने के लिए नहीं, वीडियो को कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। जो लोग बिल्कुल से नहीं, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट इतना याद रखना ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है तो तुम सिर्फ डिकोड सीरीज को बहुत शिद्दत से फॉलो करो, जितना शिद्दत से किसने किसको फॉलो किया था बताओ? किसने? सिमरन ने करण को समथिंग पता नहीं, भूल गए। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, हम लोग अपना वीडियोस बना लेते हैं। हाँ तो देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए ये बस तुम डिकोड सीरीज देखो। सब्जेक्टिव के लिए अगर साइंस में प्रॉब्लम है तो हम लोग का जो आज जो सीरीज स्टार्ट हो चुका है उसको अच्छे से फॉलो करो। वहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मुझसे जितना कम टाइम में जितना चीज़ें क्लियर करना हो मैं तुम्हें वहाँ कर दूंगा, ठीक है? विथ माइंड मैप ऑलरेडी तुम्हें मालूम है, ठीक है? साइंस में ऑब्जेक्टिव के लिए ये सीरीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ लेक्चर्स आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग PYQ प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग जवाब देंगे। जिनके पास पॉकेट वेस्ट नहीं है, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, 8538998887 फटाफट से मैसेज कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो। सिर्फ 339 में आपको बहुत 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 सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रहा है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, क्वेश्चन पेपर हो, प्रैक्टिस पेपर हो, टेस्ट सीरीज़ हो, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड अपकमिंग जो भी चीज़ें होंगे वहाँ पे अपलोड मिल जाएंगे, और ये जो नोट्स हैं आपको वहाँ पे भी अपडेटेड मिल जाएंगे, ठीक है? तो चलो, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, आज हम लोग चैप्टर 2, और वो भी बहुत 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 कम टाइम पे करने वाले हैं। रैपिड रिविजन, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस पर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को याद रखना, ये चैप्टर अच्छा खासा नंबर दे के जाएगा तुम्हारे एग्जामिनेशन में, तो तुम्हें रेडी रहना होगा। नोट्स है तो नोट्स निकाल के बैठ जाओ, जहाँ जहाँ बोले ये इंपॉर्टेंट है उसको लिख ले, टिक कर लेना कि ये पढ़ना है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि तुम यही सारी चीज़ें लिखो, यही होना चाहिए तभी तुम टॉप करोगे, ऐसे कोई बात नहीं है। जो तुमने नोट्स में इसके बारे में लिखा बस उसको टिक आउट करना और आगे बढ़ जाना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि एसिड क्या होता है, एसिड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तुमको एसिड का ये आप सिंपल सा बात ये लिखोगे, एसिड मतलब क्या होता है? सिंपल सा ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कैसा टेस्ट हो, खट्टा टेस्ट हो, अच्छा कड़वा टेस्ट हो, मतलब सिंपल सा खट्टा टेस्ट हो, कड़वा तो दूसरा ही वर्ड हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली कैसा टेस्ट होगा, खट्टा होगा। तो याद रख लेना क्या हो जाएगा, इमली। पानी आ रहा, हाँ, तो वो इस तरीके से आप हर एसिड को टेस्ट मत करने लगना, वरना चखने लायक नहीं रहोगे। तो पहला याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक है? ओके। और एक बात, जब दे टर्न ब्लू लिटमस को रेड में, ब्लू लिटमस को अगर रेड में चेंज कर रहा है, यानी ब्लू से रेड हो रहा है, तो ये कौन सा है? बेसिकली एसिड ही है, ठीक है? ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट भी पूछता है कि अगर कोई सब्सटेंस है, अगर कोई एसिड है, ठीक है, आपका वो ब्लू लिटमस से क्या हो रहा है, रेड में बन रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो एसिड है। 2 नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन 4 पॉइंट, सब्जेक्टिव के भी और ऑब्जेक्टिव 4 बन जाएंगे आपसे, ठीक है? ओके। जो ये जब भी तुम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व, बेसिकली जब भी तुम इसको डिजॉल्व करोगे तुमको H+ आयोन देगा, क्या देगा? H+ आयोन देगा। ये 2 पॉइंट याद, सॉरी ये पॉइंट याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। तीसरा तुम्हारा सब्जेक्टिव के लिए तो हो ही गया। और ये जो एसिड टर्म है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, ये भी तुम लिख लेना, जिसका मतलब ही क्या होता है, खट्टा, ठीक है? ओके, ठीक है। तो फटाफट से तुमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से बताओ। सबसे पहले ये पढ़ा कि शायद ये वाला टर्म ही, ये वाला फर्स्ट लाइन लिख देना, इंप्रेशन बन जाएगा तुम्हारा बिल्कुल, कि ऐसे टर्म डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से जिसका मतलब ही होता है क्या, आपका खट्टा, ठीक है? ओके। देन दूसरा मतलब ये लिख देना कि उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है? और वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और जब इसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो बेसिकली H+ आयोन बेसिकली वो क्या देगा, देगा हम सबको। इस बात को याद रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल की बात करें, कुछ वीक एसिड की, कुछ कंसनट्रेटेड, कुछ डाइल्यूट एसिड। सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3। अभी और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे इसको डिटेल में, तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है? CH3, COOH, ऑक्जेलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये सब एग्जाम्पल हुआ आपका वीक एसिड का। फटाफट से ये एसिड एक पेपर लिख लो, एक पेपर बना लो। अगर हमको अच्छे से बात, अगर मेरा मानना चाहोगे, अच्छे स्कोर करना चाहोगे, तो एक काम करो, अभी एक पेपर निकाल लो, और जितने भी एसिड्स के नाम आ रहे हैं अभी और आएंगे, तो आप इसको फटाफट से लिख लो। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, या सॉरी ये वीक एसिड है, लिख लो कहीं पे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट तुमको देखने मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है? ओके। कंसनट्रेटेड एसिड की बात करें, जिसमें हैविंग मोर अमाउंट ऑफ H+
एसिड और लेस अमाउंट ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है, जहाँ एसिड की मात्रा ज़्यादा होगा, पानी का मात्रा कम होगा, उसको बोलेंगे हम लोग सिंपल कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड वहाँ होगा जहाँ पे पानी का मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा और अमाउंट ऑफ एसिड कम होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ तुम्हें पूछा जा सकता है कि अगर 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 बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहें, वरना तो यही बोलेगा कि एसिड किस तरीके का, जब एसिड को डिसॉल्व करेंगे तो किस टाइप का आयोन प्रोड्यूस करेगा, तो H+। बेसिक सा क्वेश्चन बिहार बोर्ड, अगर बिहार बोर्ड अपडेट करना चाहा खुद को तो ये क्वेश्चन सेट कर सकता है कि अगर मोर अमाउंट ऑफ एसिड हो, लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, तो क्या होगा, कंसनट्रेटेड एसिड। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हो और कम अमाउंट ऑफ एसिड हो तो उसको डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। हो सकता है तो मैं डिफरेंस में दे दे या फिर डेफिनेशन में दे दें तो तुम इस बात को याद रखोगे। ठीक है, क्लियर एसिड के बारे में। आ जाओ बेस को देख लेते थोड़ा सा, क्योंकि बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है ना। ये चीज़ है डिफरेंस में आपसे 2 नंबर में डिफाइन किया जा सकता है कि डिफाइन एसिड एंड बेस। बहुत रेयर पूछा है बट प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बारे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए हर एक पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। ठीक है, 5 मार्क्स में भी आते हैं। चलो आगे देखते हैं। बेस की बात करें, ये बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, इस बात को रखना। एंड सोपी टू टच, ठीक है, बिल्कुल सोपी जैसे साबुन को होते हैं ना, है ना, उस टाइप का बेसिकली ये आपका जब इसको तुम टच करोगे। बिटर की मतलब कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल करेला जैसा, है ना। ओके, और ये बेसिकली जब रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, इसका मतलब क्या समझिए, ये क्या है, बेस है। रेड लिटमस को किस में चेंज करता है, ब्लू में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार पूछ चुका है कि कोई सब्सटेंस रेड लिटमस बेसिकली ब्लू में चेंज हो गया तो वहाँ पे क्या था, किसके कारण हुआ, बेस के कारण हुआ। इस बात को याद रखना। उसको डुबाए थे पानी में तो क्या निकला था, H+ आयोन। ठीक है, ओके। OH आयरन, अगर अगर तुम बेस को पानी में सॉल्यूबल करोगे या पानी में डालोगे सॉल्यूशन में तो OH- आयोन देगा। अगर तुम खुद को पानी में डालोगे तो क्या होगा, बुलबुला निकलेगा, फिर तुम वहीं से निकल लोगे। ठीक, चलो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH, KOH एंड CaOH2। वीक बेस हो गया। ओके, अल्कलीज की बात करें, अल्कलीज क्या होता है, बेसिकली जो सॉल्युबल इन वाटर हो। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबल इन वाटर हो, ऐसा बेस जो सॉल्युबल इन वाटर हो उसको अल्कलीज बोलते हैं। इस टर्म को याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और छोटे छोटे पॉइंट्स बूंद बूंद से क्या बनता है, समुंदर ही बनता है। तो तुम्हारे नंबर बनेंगे अच्छे अच्छे, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ है। अब बेस की चीज़ें याद रखना, एसिड क्या होता है, ये चीज़ें याद रखना। इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, टेंशन मत तुम, आगे और भी चीज़ आएंगे। ठीक, लेकिन ये फॉर्मूलाज वगैरह तुम अच्छे से लिख लो। ठीक है, एक पेपर में लिख लो। अब आते हैं साल्ट की बात करें। दीज आर द कंपाउंड फॉर्म फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। साल्ट की बात करें, ये बेसिकली एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े ना, जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया साल्ट का। ठीक है, ओके। आ जाओ, इंडिकेटर क्या होता है, वो गाड़ी में लगने वाला इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा है, ये आपका इंडिकेटर की बात कर रहा है। क्या इंडिकेट करना चाह रहा है, ये एसिड है या बेस है या कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। इंडिकेटर की बात करें, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। बेसिकली ऐसा सब्सटेंस है जो अपना कलर, अपना स्मेल चेंज कर देता है सब्सटेंस, उसको बोलेंगे इंडिकेटर। ठीक है, ओके। और आप ये डेफिनेशन याद कर लो कि इंडिकेटर बहुत बार पूछ चुका है। और टाइप ऑफ इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। आपसे इंडिकेटर पूछेगा कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, तो इंडिकेटर समझ में आ गया, ऐसा सब्सटेंस जो चेंज करता है कलर, स्मेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस का। ठीक है, याद हो गया, हाँ जी हो गया। अब आ जाओ, 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, है ना। पहला नेचुरल, सिंथेटिक एंड आपका ऑल फैक्टर इंडिकेटर। तीनों इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से कहाँ का, और सब्जेक्टिव के पर्पज से कहाँ का। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में तो ये हो गया तुम्हारा इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तुम क्यों यहाँ पूछेगा कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ओके। तो पहला बात करता है नेचुरल, ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट से पाया जाता है। ठीक है, ओके, फाउंड इन नेचर इन प्लांट। ठीक है, ओके। सिंथेटिक की बात करें, केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी की बात करें, दीज सब्सटेंस डिफरेंट ऑर्डर, बेसिकली इसमें ऑर्डर मतलब स्मेल में ही चेंज होता है। ठीक है, इन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछता है कि इसमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। ध्यान दो, बात को अच्छे से ध्यान दो। आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो यही पूछता है कि इसमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है। और सबसे ज़्यादा चांसेस तुम्हें है कि पहला पेज तुमको पहला ऑप्शन लिटमस ही रहेगा या ऑप्शन में लिटमस रहेगा। ठीक है, दूसरा रेड कैबेज लीफ हो गया। ठीक है, ओके, फ्लावर हो गया, हाइड्रोजिनिया। ठीक है, उसके बाद प्लांट टर्मरिक, ये सारे टर्मरिक भी क्या है आपका नेचुरल इंडिकेटर, ये भी आपको बहुत बार पूछा गया। तो टर्मरिक को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, रेड कैबेज की बात करिएगा। ठीक है, और लिटमस, अगर ये तीनों दे दिया तो ऑप्शन
ऑल ऑफ दीज रहेगा, ये भी तुम्हें बता रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये आपके नेचुरल इंडिकेटर है, बेसिकली प्लांट से हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, केमिकल की बात, सॉरी सिंथेटिक की बात करें, यानी जो बनाते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोथिलीन, तो याद रखना दोनों फिनोथिलीन और मिथाइल ऑरेंज आपका किस में आ गया, सिंथेटिक आ गया। ऑल फैक्ट्री में वेनिला, ऑनियन, क्लोव, ये बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे सी साइलेंट कर दो तो बहुत अच्छा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप याद रख लेना विथ डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन में क्या रखना, नेचुरल इंडिकेटर कहाँ पाया जाता है, एग्जाम्पल, सिंथेटिक इंडिकेटर कहाँ पाया जाता है, एग्जाम्पल, ऑल्फैक्टरी क्या होता है, एग्जाम्पल, बस इतना कर लेना, तुम्हारा ये क्वेश्चन भी टाइप, केमिकल, सॉरी ऑल्फैक्टरी और तुम्हारा डेफिनेशन क्लियर है। अब आ जाओ, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और बहुत बार इससे 2 क्वेश्चन अक्सर हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्टिंग से बता दें। नेचुरल इंडिकेटर की बात कर लें, अगर तुम लिटमस को एसिड में बेसिकली डालोगे तो वो रेड कलर होगा, जब बेस में डालोगे तो ब्लू कलर होगा, ऑलरेडी मालूम है। रेड कैबेज लीफ की बात करें, एसिड में डालोगे तो रेड कलर होगा, लेकिन बेस में डालोगे तो ग्रीन कलर होगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ओके, टर्मरिक में बहुत बार पूछता है कि टर्मरिक में क्या हो जाता है, अगर एसिड में डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे तुम बेस में डालोगे तो चेंज हो जाएगा, इसको थोड़ा स्टार मार्क लगा दें, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनोप्थिलीन की बात करें, ये एसिड में डालोगे तो कलरलेस, लेकिन बेस में डालोगे तो पिंक हो जाएगा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, ठीक है। ओके, और उसके बाद इस तरीके से जितने भी है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ओनियन हो गया, 1-2 बार पढ़ लेना है, बट जो रेड आपको स्टार मार्क करनी है, तो ये अक्सर पूछा जाता है। और अनियन का भी पूछा जाता है कि अनियन की बात करें, जब इसको बेस में डाला जाता है तो नो स्मेल होता है, कोई स्मेल नहीं मिलता है, इस बात को पढ़ना आप, सब चीज़ों को इसमें से जितने भी आप इसको पढ़ लेना। एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, बेस में डालेंगे तो क्या होगा, बस यही पढ़ना है, आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव रखा रहता है। बट ये जो टिक्के हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें, जैसे मैंने एग्जांपल हो गया रेड कैबेज, चाइना रोज, ये सारा कॉमन एग्जांपल है इंडिकेटर का, ठीक है। आपको एग्जाम में बोर्ड में लिटमस के बारे में पूछता है कि लिटमस क्या होता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में आ चुका है, इसलिए आपको जानना जरूरी है, ठीक है। लिटमस को ऑब्टेन करते हैं लाइकेन से, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिकली पर्पल इन कलर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा कि लिटमस का कलर क्या होता है, तो सॉल्यूशन ऑफ लिटमस किस कलर का होता है जी, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। ये बेसिकली लिटमस पेपर कम फ्रॉम 2 कलर, ब्लू एंड रेड, 2 कलर से बेसिकली होता है। वो ये बता देता है अगर 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 एसिड टर्न ब्लू लिटमस को अगर रेड में चेंज कर देता है, सॉरी एसिड जो है वो टर्न कर देता है किसको, ब्लू लिटमस को रेड में, बेस को बेसिकली रेड लिटमस को ब्लू में, तो समझ जाता है ये एसिड है भाई साहब, और ये बेसिकली बेस है। क्या बात याद रखना, बात तो सिंपल सा ये है कि लिटमस कहाँ से हम लोग ऑब्टेन किए, ठीक है, और वो बेसिकली पर्पल इन कलर होता है। इसका सॉल्यूशन की बात करें, लिटमस इसमें 2 ही कलर आते हैं, एक तो तुम्हारा ब्लू हो गया, एक रेड हो गया। अगर एसिड में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, अब बेस में डालोगे तो बेसिकली वो ब्लू हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा, है ना। ओके, तो ये बेसिकली आपके ओवरऑल चीज़ें थे, आप इसको अच्छे तरीके से, जितने भी इंपॉर्टेंट छोटे पॉइंट थे इस चैप्टर में, आपको बहुत सारी चीज़ें याद ही करना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ समझना हो तो बता ही देंगे। चलो, अब अगर तुम डेफिनेशन के साथ लिखना चाहो तो वही सारी चीज़ें, एसिड में किस तरीके का टेस्ट होता है, उसका कलर क्या होता है, जब उसको तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे, थोड़ा सा ये लाइनिंग के फॉर्म में, मतलब समझ रहे हो, पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिए, H+ आयन रिलीज करेगा। यहाँ पे एग्जांपल देखो, तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे एग्जांपल आप लिख दोगे अच्छे तरीके से। प्रॉपर्टीज़ अगर बोल दे तो सेम प्रॉपर्टीज़ ही, कोई दिक्कत नहीं है, जो वहाँ पे डेफिनेशन पड़ा वो आप प्रॉपर्टीज़ में चिपका दो कि लिटमस में रेड हो जाएगा, इसका खट्टा टेस्ट होता है, और ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा देख लेना है ना, और H+ आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि एसिड को 2 हिस्से में हम लोग बेसिकली डिवाइड करते हैं, यानी 2 तरीके से पाया जाता है, नेचुरल एंड मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड की बात करें, जो नेचुरल सोर्सेस से मिलता है उसको बोलेंगे नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, एग्जाम्पल्स आपसे पूछेगा, इसमें से मिनरल एसिड कौन सा है, इसमें से नेचुरल एसिड कौन सा है, तो मिथेनोइक एसिड यानी HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे आपका क्या है, मिनरल एसिड नहीं है बल्कि नेचुरल एसिड है, ठीक है। ओके, ये सारे यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलता है, कौन सा किसमें एसिड में, कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, कि उसका सोर्स क्या है। जैसे तुम्हारा एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। एब्जॉर्बिक एसिड बात करें किस में पाया जाता है,
बेसिकली आपका गोवा आंवला में पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड खट्टा चीज लेमन वगैरह में, साइट्रिक फ्रूट्स वगैरह पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है या फिर खट्टा मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली दही ऑप्शन में रहेगा आपका, ठीक। चलिए, मिथेनॉइक एसिड एंटिस्टिंग में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में, टर्मरिक एसिड आपका टर्मेरिक में, यार वो हल्दी, ठीक है, ओके, टर्मेरिक में। तो ये बेसिकली यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सोर्सेस क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछता है कि लैक्टिक एसिड का बहुत बार पूछ चुका है, साइट्रिक का पूछ चुका है, एसिटिक का पूछ चुका है, मिथेनॉइक का पूछ चुका है, सब तो पूछ ही चुका है। क्या है, किसको ही छोड़े, सबको देख लो, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक। चलो, मिनरल एसिड की बात करें, तुमसे डेफिनेशन बहुत रेयर पूछेगा, बट तुमसे एग्जांपल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। चलो, ऑलरेडी डेफिनेशन तो बना लोगे, जो नेचर से ऑब्टेन होता है उसको बोलेंगे नेचुरल एसिड, सीधा सी बात है। मिनरल एसिड की बात करें, ये बेसिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल नॉन एज मिनरल एसिड, सिंपल सी बात है। इसको इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनरल एसिड ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, या मैनमेड एसिड या फिर सिंथेटिक एसिड, जिसको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे तुम कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है। कहीं तुमको ये फॉर्मूला ही दे दे, बोले ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। चलो, तो मत बोल लेना हमको पता नहीं है, ठीक है। जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, कार्बोनिक एसिड H2CO3 का, फॉस्फोरिक एसिड। तो आप ये फॉर्मूलाज के साथ नेम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे काम देंगे फॉर्मूला का नाम, ठीक है। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो तुम्हें डायरेक्ट दिमाग में रखना, बस बात खत्म। पहला प्रॉपर्टीज एसिड की बात करें, अगर तुम एसिड को रिएक्ट कराओगे किसके साथ, मेटल के साथ, तो फटाक से शॉर्ट नोट्स, अगर तुमको दिमाग में नहीं ज़्यादा कुछ पढ़ना है कि हाँ भाई साहब ऐसा पढ़ो कि तुम्हारा काम निकल जाए, तो पेपर जिस पेपर में लिख रहे हो तो वहाँ तुम इतना याद रखो, अगर तुम एसिड को रिएक्ट कराओगे किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है, ओके। तो तुम बस इतना बात याद रखना, वो साल्ट और हाइड्रोजन देगा, इतना बात याद रख लो। ये फॉर्मूला ही सिंपल सा तुम लिख लो, अगर तुम मेटल को एसिड के साथ या एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना तुम याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव में तुमको दे देगा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, साल्ट एंड, या फिर कौन सा गैस बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस। इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे बनेंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, आप इसको सिंपल सा देख सकते हैं, ठीक है, समझे। लेकिन यहाँ पे देखो, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, हम कैसे मान लेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है ना। बेसिकली ये कैसे पता चला कि वहाँ कुछ गैस इवॉल्व हुआ है, गैस रिलीज हुआ, कैसे मालूम चला, तो एक टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तो आफ्टर रिएक्शन एसिड विद मेटल, तो टेस्ट किया गया है एक बहुत अच्छे तरीके से, एक कैंडल नियर ला करके। सिंपल से जब ये टेस्ट करता है तो एक पास में कैंडल लेके आता है, जब कैंडल लेके आता है तब पॉप साउंड करता है, जैसे कोई होता है ना कुछ चीज़ जलता हो तो पॉप वाला साउंड करता है, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि हाँ भाई साहब, ये जो पॉप साउंड आया है बेसिकली किसके कारण से है, हाइड्रोजन गैस है, इसी के कारण वो आया है, या फिर गैस है। सिंपल सी बात है, समझ में आया। तो ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा अच्छे से देख लेना कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब एसिड और मेटल का रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस आएगा तो किस टाइप का साउंड बेसिकली निकलता है, तो पॉप साउंड। इस बात को याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, तुम्हारे बिहार बोर्ड में इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। चलो, तुम्हारा नहीं मेरा भी है, हम भी बिहार बोर्ड से है ना, हम भी एक ही खेत के मूल्य। आ जाओ, रिएक्शन विद एसिड विद मेटल, बस इतना याद रखो कि अगर मेटल कार्बोनेट के साथ अब अगर रिएक्ट कराएंगे, पहले हमने ये याद रखा कि अगर मेटल को एसिड के साथ, अब यहाँ पे मेटल को किसके साथ, सॉरी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ, तो याद रखना साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का वाटर, ये आपसे पूछा जाएगा किस तरीके से कि एसिड को किससे रिएक्ट कराएंगे जो आपका क्या दे, वाटर भी देगा, CO2 भी देगा एंड साल्ट भी देगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये वाला को अच्छे से आप देख लो कि मेटल कार्बोनेट को अगर तुम रिएक्ट कराओगे तो साल्ट भी देगा, नमक भी देगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा और वाटर भी देगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ें आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलिए, अब अगर तुम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यानी बाइक कार्बोनेट के साथ अगर तुम एसिड को रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, ये बात रखना। यहाँ पे भी आपका साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किस तरीके से पता किया गया कि भाई साहब वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि गैस तो वहाँ भी निकला था, है ना। किस तरीके से पता किया, तो देखो बेसिकली वहाँ पे हुआ ये कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्म लाइम वाटर मिल्की,
बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो लाइम वाटर है ना, चूना पानी जो है उसको क्या कर देता है, मिल्की बना देता है जब उसके थ्रू पास करता है, यानी जब इस प्रोसेस के थ्रू पास करता है या फिर उसको पास कराता है आपका लाइम वाटर के पास से, तो बेसिकली उसको क्या बनाता है, मिल्की बना देता है। अच्छा एक पीएच कम बता दो फटाफट से दिमाग लगा के, पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑब्जेक्टिव आई थिंक है पीएच वाला जो कैटेगरी है, तो एक फटाफट से आप कमेंट सेक्शन बता देना पीएच वाला जो है, बता देना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या पीएच है, ठीक है। और एनसीईआरटी में जितने भी है अगर आप उसको लिख दोगे, ठीक है, पढ़ पढ़ के अगर लिख दोगे कमेंट सेक्शन में तो तुम्हारा ज़रूर याद हो जाएगा एग्जाम में, अगर बाई चांस आ गया, आता है एक आध को आता है, और नॉर्मल जनरल से आता है कि कितना होता है नॉर्मल पीएच या फिर न्यूट्रल, इस टाइप का आता है, पीएच बॉडी कितना में काम करता है, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीज़ हम लोग ऑब्जेक्टिव में डिकोड सीरीज में छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स तो कर ही रहे कवर, इस बात पर नो डाउट, लेकिन फिर भी बता देना, ठीक है। एनसीईआरटी में आई थिंक 6-7 पीएच है ना आई थिंक, तो उसको अच्छे से थोड़ा सा बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, आई थिंक वो चीज़ ऐड नहीं हो पाए जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिकली उसे पता चले कि भाई साहब यहाँ पे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है, जब तुम रिएक्शन कराओगे मेटल कार्बोनेट को या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो वो लाइम वाटर को मिल्की बना देगा, ठीक है। ओके, इसे पता चल जाता है वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके ओके, दिस हैपन बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसीलिए वो मिल्की आपको शो होता है। लेकिन तुम अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दोगे, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा पास करा दोगे तो वो जो मिल्की कलर है लाइम वाटर का वो डिसअपेयर हो जाएगा, यानी जादू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस हैपन व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, इसलिए मिल्की कलर क्या हो जाता है तुम्हारा, डिसअपेयर हो जाता है, यानी घुल जाता है, छुप जाता है अंदर, ठीक है। ओके, आ जाओ, जैसे तुम भी रिजल्ट आने से पहले छुप जाओगे, जब तक रिजल्ट नहीं सुनोगे फिर तब तक बाहर नहीं आओगे, है ना। ओके, अब आते हैं कुछ कॉमन एसिड की बात करें, ठीक है। एसिड समझ में आ गया, सिंपल से बात है, गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल, हाइड्रोजन गैस देता है जब मेटल के साथ करते हो, ठीक है, यानी हाइड्रोजन कंटेन करता है। एग्जांपल जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, लिख लो HCl ये सब चीज़ें है ना। ओके, एसिड को डिजोल्व करोगे वाटर में तो हाइड्रोजन तुमको हाइड्रोजन मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें मालूम है, ठीक है। ओके, तो दिमाग में ये देना है कि अगर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो तुमको हाइड्रोजन यानी H+ आयन देगा, क्लोराइड बोले तो Cl नेगेटिव, ये बेसिकली उसको डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में, ठीक है। चलो इसका कोई पोर्शन उतना ज़्यादा कुछ मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, बस ये एग्जाम्पल था इसलिए मैंने ऐड किया था। आ जाओ, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से दिमाग लगाओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, एग्जाम्पल बस रट लो, एग्जाम्पल याद कर लो, HCl स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, क्या डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी तो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना तो ऐसे भी तो बना सकता है। एन एसिड इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस H+ आयोन, तुमको मालूम है कि ये H+ आयन तो अगर एसिड है तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर पार्शियली आयोनाइज होगा तो तुम्हारा सिंपल सी बात क्या है, तुम्हारा वो वीक एसिड है। और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोन भी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे तुम्हारा प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा अमाउंट, बट यहाँ पे कम अमाउंट का होगा, यही तुम्हारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में डिफरेंस होता है। जैसे एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, इस बात का तुम याद रखना। अगर बेस की बात कर ले तो कैसा टेस्ट होता है तुमको मालूम है, सोपी टच होता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन बेसिकली रिलीज करता है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा सामने अला बला पला है, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक। चलो, प्रॉपर्टीज़ तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, वापस से वही सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में लिख लो, तो सिंपल सी बात है। अब आता है टाइप ऑफ बेसिस की बात करें तो जैसे एसिड में देखोगे, अब बेस में आ जाओ, वहाँ 2 टाइप का था, एक मिनरल एक नेचुरल, है ना, समझ में आ रहा है, हाँ जी आना तो चाहिए, ठीक है। एक होता है सॉल्युबल, एक होता है वाटर इनसॉल्युबल, एक बेसिकली जो घुल जाए उसको सॉल्युबल बोलेंगे,
जो नहीं घुल पाए उसको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल बोलेंगे। ठीक है, द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। इस लाइन को याद कर लेना कि हाइड्रोक्साइड अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल वो कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, जिसको हम लोग अल्कली के नाम से जानते हैं। इस बात को ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रख लेना। जैसे तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्साइड सिंपल से याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये सब क्या है, तुम्हारा अल्कली है, यानी तुम्हारा सॉल्युबल हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। ये सीधा सीधी बात है, इसको कंसीडर करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आ जाओ, क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे एसिड का है वैसे यहाँ पे बेस का है। अगर तुम अल्कली को मेटल से रिएक्ट करोगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। इस बात को तुम याद रखना, बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम क्या करोगे, कुछ मत करना, यहाँ पे देखो, अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे। एक मिनट, फ़ोन रोटेट हो गया, ये भाई आ जाओ ना, रोटेट। ओके, तो अब रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। अब सिंपल सी बात है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे। अब क्या होगा, कुछ कुछ बस प्रॉपर्टीज़ याद रखना। सबसे पहले याद रखना कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है। ठीक है, ओके, तो याद रखना एसिडिक नेचर का होता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर पे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बनिक एसिड। ठीक है, ओके, इसीलिए Therefore, when a base react with non-metal oxide, both neutralize, दोनों न्यूट्रल कर देता है एक दूसरे को, फिर क्या मिलता है हम लोगों को, साल्ट एंड वाटर। सिंपल सा ये बात, बस ये चीज़ याद रख लेना। अगर बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, इस बात को याद रखना। और नॉन मेटल कैसा होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिकली वो कैसे नेचर का होता है, वो आपका एसिडिक नेचर होता है। इस बात को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलो, आज बार बार रोटेट हो रहा है। अब उसी को आगे चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली यहाँ जो न्यूट्रल हुआ उसी को आकर के टॉपिक बने क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड रिस्पेक्टिवली साल्ट एंड वाटर फॉर्म। अगर साल्ट एंड एसिड और बेस बेसिकली रिएक्ट करेगा, अगर साल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ, उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, देन अब क्या करेंगे, वहाँ पे नॉन मेटल की बात करते हैं, यहाँ पे मेटल की बात करेंगे। अगर एसिड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में, याद रखना, मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो ये तुम्हारा बेसिक इन नेचर होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, MCQ के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिहार में चीज़ पूछता है। ठीक है, जब एसिड को रिएक्ट कराओगे मेटल ऑक्साइड के साथ तो यहाँ भी तुमको साल्ट एंड वाटर मिलेगा। इस बात को तुम अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, ओके, अब तो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, जैसे कॉमन बेस की बात करें तो कॉमन बेस, ऑल बेसिस की बात करें, जब भी तुम बेसिस को डिसोसिएट करोगे तो हाइड्रोजन आयन में इनटू द वाटर, वो रिस्पॉन्सिबल होगा बेसिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा, अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करोगे वाटर में तो क्या होगा, डिसोसिएट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का आयन बन जाएगा और सोडियम आयन अलग अलग बेसिकली डिसोसिएट हो जाएगा अगर तुम उसको पानी में डुबाओगे तो। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वापस से सेम चीज़ है, बस यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में रख दिया गया और बाकी कुछ चीज़ें नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ एक पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखेगा। यहाँ पे देखो क्या है कि डाइल्यूट ऑफ एसिड एंड बेस की बात करें, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन बेस, क्या बात करें, अगर पर यूनिट वॉल्यूम शो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड में और हाइड्रोक्साइड आयन बेस में पर यूनिट वॉल्यूम वो शो करेगा कितना कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है और कितना कंसंट्रेशन ऑफ बेस है। इसी को बोलते हैं हम लोग डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, कितना बेसिकली घुला हुआ, कितना मात्रा में वहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वही चीज़ तुमको थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो, अगर तुम एसिड by mixing of acid to water the concentration of hydrogen ion per unit volume decrease होगा। ये स्टेटमेंट तुम ये वाला चीज़ याद रखो, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम बेस को, क्या लिखा है, एडिशन ऑफ बेस टू वाटर, ठीक है, बेस को वाटर मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों चीज़ याद रखना। एक पॉइंट
और ये एक पॉइंट आपसे पूछेगा, स्टेटमेंट दे देगा कि व्हेन मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज, डिक्रीज या सेम या फिर नन ऑफ दिस। इस हिसाब का क्वेश्चन एक पूछता है, तो याद रखना क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आपका बेस में वाटर मिलाएं तब भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेस की बात करें, एसिड और बेस का बेसिकली स्ट्रेंथ कितना है उसके लिए हमें क्या देखना होगा, पीएच। अगर बिल्कुल 7 तक है तो मतलब 7 है तो बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर 7 से क्या है, कम है, लेस देन 7 है, लेस देन 7 है तो तुम्हारा एसिडिक हो जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, यही तुमको यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ बताने के लिए आपसे पूछा जाता है कि पीएच का क्या क्या रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कहाँ पे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी जब माइंड मैप पढ़ोगे तो यहाँ पे जैसे माइंड मैप है ना, आगे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में ये 3-4 एनिमल एंड प्लांट पीएच इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल के लिए पीएच इंपॉर्टेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है, ठीक है, दांत के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट के लिए। तो ये 5 पॉइंट्स आप याद रख लोगे। आपसे पूछता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, तो आप इसको लिख सकते हो। अदरवाइज यहाँ से भी आप कुछ चीज़ें लिख सकते हो। देखो कहाँ थे हम लोग, इधर पीएच में थे। ओके, पीएच आ जाओ, पीएच आ जाओ। अच्छा पीएच इधर। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में हेल्प करता है, हमारा डाइजेशन ऑफ फूड में। तो ये एक तरीके का क्या है, पीएच है, हम लोग हेल्प करते हैं, है ना। इस तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, बहुत सारा एंटासिड, देखो एंटासिड वो अगर बहुत ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए मदद करता है, एसिड है ना। लैक्टिक एसिड ये भी एसिड है, तो इसका भी पीएच है कुछ ना कुछ, तो ये हेल्प करता है। इसलिए आपको पूछा जाता है कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पीएच का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओके, अगर 5.5 से कम हो गया पे यहाँ आपका पीएच माउथ का, तो आपका दांत दर्द करने लगेगा, ठीक है। ओके, इस तरीके से। और एक बॉडी स्टेबल रखने के लिए कितना पीएच होना चाहिए, इस तरीके का है ना। बॉडी वर्क करने के लिए कितना पीएच होना चाहिए, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वो बहुत बार रिपीट करते हैं, ठीक है। वहाँ का 3-4 पॉइंट और यहाँ का 2 पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। आपसे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या क्या है, ठीक है। आ जाओ, लास्ट टॉपिक है साल्ट को लेकर के। साल्ट क्या होता है, तो साल्ट क्या बात करें, नमक क्या होता है। नमक कुछ नहीं जो तुम खाते हो, देख लेते हैं। साल्ट, साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो प्रोड्यूस होता है आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तब। साल्ट की बात करें, साल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस बात को याद रख सकते हो, ठीक है। अलग अलग साल्ट है तुम्हारा। कॉमन साल्ट की बात करें, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं और कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, टेबल साल्ट क्लास 12 में पूछता है कि इसमें से टेबल साल्ट कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड आपके ऑप्शन में रहता है क्लास 12 में भी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट की बात करें, थोड़ा सा साल्ट की तारीफ में बात कर लो, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में भी ओपेक होता है, ठीक है। और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, मोस्ट ज़्यादातर आपका जो साल्ट होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसके बाद ये इसका कुछ कुछ का मीठा भी टेस्ट होता है, कुछ साल्टी भी टेस्ट होता है, या कुछ कड़वा भी टेस्ट होता है ना, इस तरीके से। लेकिन उसमें कोई सेंट नहीं होता, तो ऑर्डरलेस होता है। नमक कैसे होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। चलो देन कलरलेस भी होता है और कुछ कुछ कलर्ड भी होता है, ठीक है। तो नमक के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। अब उनके फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। उनका फैमिली में कौन कौन सा साल्ट आता है उसके बारे में। चलो देखो, सबसे पहले आते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कैल्शियम क्लोराइड, ये किस फैमिली से आ रहा है, बेसिकली क्लोराइड फैमिली से आ रहा है ना। उसका आता है कैल्शियम क्लोराइड, उसका आता है कैल्शियम सल्फेट की बात करें, ये बेसिकली कैल्शियम फैमिली से आ रहा है, ठीक है। फिर एक आता है जिंक क्लोराइड, एक आता है जिंक सल्फेट, और ये जो फॉर्मूला है ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये किस फैमिली से आ रहा है, जिंक फैमिली से आ रहा है, अलग अलग फैमिली से आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस सोडियम क्लोराइड सो यही सब क्लोराइड फैमिली से आ रहा है, ऑल्सो अलग कैल्शियम फैमिली से भी आ रहा है, जिंक फैमिली से भी आ रहा है। चलो अब आते हैं कुछ न्यूट्रल साल्ट, कुछ एसिडिक साल्ट, कुछ बेसिक साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग खत्म करेंगे चैप्टर, ठीक है। ठीक, न्यूट्रल साल्ट की बात करें, साल्ट प्रोड्यूस बिकॉज रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि कब बनेगा आपका न्यूट्रल साल्ट, अगर
तुम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तब तुमको मिलेगा न्यूट्रल साल्ट। इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, यानी ये न्यूट्रल होगा। तो याद रखना कि न्यूट्रल साल्ट कब बनेगा, तो याद रखेगा क्या कि जब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तब तुम्हारा न्यूट्रल मिलेगा। एसिडिक साल्ट की बात करें, जहाँ पे ऐसा रिएक्शन सिंपल सा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तब ना एसिडिक बना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या पावरफुल है, इसी कारण से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ अगर तुम रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारा एसिडिक साल्ट बनेगा। इसका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा, यानी 7 से कम होगा। जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट एसिडिक साल्ट आपसे पूछा जाएगा इसमें से एसिडिक साल्ट कौन सा है। ठीक है, ओके। बेसिक साल्ट सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या होगा, बेस स्ट्रांग होगा, एसिड क्या होगा, कमजोर होगा, तब ना हावी हो गया। तो यहाँ पे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराओगे तब तुम्हारा बेसिक साल्ट बनेगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम एसिटेट, इस तरीके से आपका हो गया। ठीक है, न्यूट्रल साल्ट में क्या याद आएगा, ये लगभग पीएच 7 रहेगा। ठीक है, एसिडिक में लेस देन 7, बेसिक में मोर देन 7। न्यूट्रल में क्या पढ़े, न्यूट्रल में दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक में क्या पढ़े, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। बेसिक में क्या पढ़े, बेसिक साल्ट में हम लोग का आपका वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इस बनने के लिए चाहिए। ठीक, चलो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर, या तो कभी कभी 2 नंबर के और कभी कभी 5 नंबर के, लेकिन अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन से। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड साल्ट का। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं, जिसको कॉमन और टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं, आप तो अच्छे से इसको जानते हैं। ये रिएक्शन कब बनता है, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, आपका न्यूट्रल साल्ट है, मतलब पीएच कितना होगा, इसका 7 होगा। चलिए, कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्हेंस टेस्ट ऑफ द फूड, फूड का टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारा इसका मैन्युफैक्चरिंग यूज़ होता है अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑफ केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से बात करें। पहला क्या है, आपका बुक में दिया हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है NaOH क्या है, इस तरीके से। ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, पहला पॉइंट तो तुम याद रख लो, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कास्टिक सोडा ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH। ठीक है, ओके। चलो, ये ऑब्टेन कब होता है, जब तुम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करोगे सोडियम क्लोराइड का, तब ये बेसिकली फॉर्म होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या होता है, ब्राइन, याद रखना ना, जब इसको बिजली से पास करते हैं, ब्राइन इज डिकम्पोज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिकम्पोज होकर के बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस में जो क्लोराइड है, क्योंकि देखो सोडियम और क्लोराइड दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो क्लोराइड जो है तुम्हारा एनोड में पाया जाएगा, एंड हाइड्रोजन गैस की बात करिए कैथोड में पाया जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट होगा। इसको हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये नाम थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। जब NaCl को बात करें तो यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, आपको 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, एंड आपका हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड कहाँ मिल रहा है, एनोड में मिल रहा है, और हाइड्रोजन कहाँ मिल रहा है, ये कैथोड में मिल रहा है। ये चीज़ याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एनोड में क्या मिल रहा है, कैथोड में क्या मिल रहा है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आगे बढ़ें। ओके, जब ये ब्राइन मिला, इसका क्या प्रोडक्ट, ये आप देखो, आफ्टर द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया ब्राइन का, अब इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का हम लोग फ्यूल में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग अमोनिया फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC है ना, अलग अलग चीज़ें CFC वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा नंबर में हमारा क्या आता है, ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइन, क्योंकि क्लोरीन से बना है ना, अभी हम लोग पढ़े, तो क्लोरीन से बना है। ओके, ये सॉलिड होता है एंड येलोइश कलर होता है, येलोइश वाइट इन कलर होता है। ये बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग मेल्ट स्मेल होता है क्लोरीन का इसमें। ओके ओके, जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी सिल्क लाइम को रिएक्ट कराओगे क्लोरीन के साथ, तो वो तुमको क्या देगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर देगा, और वाटर क्या होगा,
फॉर्म्ड हो जाएगा। बस ये चीज़ स्टेटमेंट याद रखना। जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेसिकली किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड देगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर देगा तुम्हारा, और तुमको क्या देगा, वाटर देगा। ठीक, चलिए क्या इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल बहुत पूछता है कि आपसे यूजर्स पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल, तो यूजेस आपसे सबसे ज़्यादा पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूजेस है, बेकिंग सोडा का क्या यूजेस है, ठीक है, और वॉशिंग सोडा का क्या यूजेस है। यूजेस अक्सर पूछता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लीनिंग के लिए, ठीक है, रिमूव मॉस रिमूवर के लिए, वीड किलर के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, वुल पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये अलग अलग करके तो फिर तुम लिख सकते हो, तो पॉइंट्स ज़्यादा बन जाएंगे, नंबर भी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम देता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हो गया, पेपर इंडस्ट्रीज़ में हो गया। ये यूजर्स है किसके, ब्लीचिंग पाउडर के, ठीक है। हम अक्सर घरों के साइड में भी दिया करते हैं ना, ताकि कीड़ा मकोड़ा ना आए, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ओके, देन आते हैं बेकिंग सोडा की बात करें, NaHCO3, ठीक, यानी बेकिंग सोडा अनदर इंपॉर्टेंट होता है जो ऑब्टेन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी ये जो प्रोसेस था उसका ही ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ओके, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो ये अदर नेम्स जो है आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड अक्सर यही सबको फोकस करते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका तीसरा नाम क्या है, ठीक है। इसका अलग अलग हम लोग काम क्या करते हैं, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए कुकिंग सोडा है ना, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, अलग अलग तरीके का नाम होता है, ठीक है। चलिए, अलग अलग नाम होते हैं किसके, ये बेकिंग सोडा के। इसको बनाने के लिए सिंपल से क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो ब्राइन मिला था ना, उसको रिएक्ट करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के साथ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलवे प्रोसेस। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसको बनाते कैसे बेकिंग सोडा को, कि ब्राइन को बेसिकली रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सोलवे प्रोसेस, ठीक है। ये पॉइंट्स को तुम अच्छे से याद रखना। यूजेस की बात करें तो सिंपल सा कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं हमें, है ना, ताकि सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने, है ना, जैसे ब्रेड वगैरह बनता है, ठीक है। एंटासिड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जब पेट में दर्द हो जाता है तो इसके लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और उसके बाद क्लीनिंग के लिए कभी कभी सिल्वर मेटल वगैरह को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फायर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीके से बेकिंग सोडा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की बात करें, ये बेसिकली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, ठीक है। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस बेसिकली कब, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग हीट करेंगे। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग ऑफ, ताकि बैटर स्पॉन्जी टाइप बने, ठीक है। और बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। जब बेकिंग यहाँ पे पाउडर बनेगा तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये एक तरीके का जो हमारा बेकिंग सोडा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली प्रोड्यूस करेगा जब तुम इसको गर्म करोगे, ठीक है। ओके, लेकिन ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बेसिकली हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ताकि बेटर टेस्ट मिले, ठीक है, और अच्छा टेस्ट लगे। नेक्स्ट आते हैं वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिविंग वॉशिंग सोडा। ये क्या होता है, बेसिक साल्ट होता है। फॉर्मूला याद रख लेना, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ही ज़्यादा पूछता है। यूजर्स में ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, ये दूसरा नंबर पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछता है कि इसमें से किसका इस्तेमाल बोरेक्स बनाने में होता है, तो वॉशिंग सोडा का, ठीक है। क्लीन एजेंट होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। और हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा का। ये नाम याद रखना, ये बहुत बार पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम लोग गिप्सम को यानी CaSO4, ये चीज़ याद रख लेना, CaSO4.2H2, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कितने डिग्री में, कितने केल्विन में, 373 केल्विन में अगर तुम हीट करोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बेसिकली लूज कर देगा, फिर वहाँ पे क्या बन जाएगा, तुम्हारा प्लास्टर यानी POP बन जाएगा, ठीक है। ओके, इसका इस्तेमाल POP का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब तुम्हारा हल्दी टूट जाएगा रिजल्ट के बाद, तब जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे, टॉय बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, देन आगे हम अब लोग बात करेंगे माइंड मैप्स। पूरा चैप्टर जो पढ़े इसको 5 मिनट में देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है। तो चलते हैं, इसको फटाफट से हम लोग माइंड मैप में एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, एसिड और बेस का प्रॉपर्टीज़ पढ़े, कैसा होता है टेस्ट, ठीक है, कड़वा होता है या, ठीक है,
या ये बेसिकली बेस का। तो एसिड से स्टार्ट करते हैं। चलो एसिड यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल, एसिड का टेस्ट समझ में आ गया, वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। ओके, ये वो टर्न हो जाता है ब्लू लिटमस से किसमें, रेड में। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर्टीज़ अच्छे से हम लोग बात पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ वीक एसिड की बात किए। उसका अलग अलग टाइप का, दो टाइप का होता है, एक आपका नेचुरल एसिड यानी ऑर्गेनिक वाला हो गया, एक आपका क्या होगा मिनरल एसिड हो गया। उसके अलग अलग एग्जाम्पल की बात की। फिर हमने दो टाइप किया, एक होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और जो तुम्हारा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा यानी पार्शियली डिसोसिएट होगा उसको बोलेंगे वीक एसिड। और वो क्या होगा, वो किस तरीके का आयोन देगा, H+ आयोन देगा। अगर बेस की बात करें तो वो किस तरीके का आयोन देगा, वो H आयोन देगा। हम लोग उसमें क्या पढ़े, एक वीक बेस पढ़े, एक तुम्हारा स्ट्रांग बेस पढ़े, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करें। इसमें कैसा बीटा टच होगा, 100 टच होगा, ये रेड से ब्लू को ये चेंज कर देगा। ओके, जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे अलग अलग हम लोग रिएक्शन करा के देखेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें, जैसे अलग अलग सोर्सेस ऑफ एसिड की बात करें, कहाँ पे क्या पाया जाता है। तो विनेगर किसमें, एसिटिक एसिड में। लेमन की साइट्रिक एसिड, टर्मरिक एसिड, टमेटो ऑक्जेलिक एसिड, दही लैक्टिक एसिड है ना, एंटिस्टिंग, ये सब मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी चीज़ें पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एसिड को यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करें, एसिड वाला से, मेटल वाला से। अगर मेटल को एसिड से रिएक्ट करेंगे तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। उसका मेटल कार्बोनेट की बात करें, मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा तुम्हारा, साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, ये सारे एग्जांपल्स के साथ ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें पढ़ी। मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो साल्ट एंड वाटर मिलेगा। ये सारी चीज़ें रिएक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे। जिस तरीके से यहाँ भी है, अगर तुम मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो साल्ट एंड वाटर मिलेगा। ऑलरेडी सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में ऊपर ओवरऑल चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये एक समरी में तौर पे लिखा गया। उसके बाद हम लोग इंडिकेटर के बारे में बात की, है ना, एसिडिक और बेसिक, है ना, कलर चेंज वाला। ओके, सारी चीज़ें हमने बात किया। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में बात किया, किसमें कहाँ का पीएच काम देगा। अगर 7 है तो मतलब सॉरी 7 के बराबर है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो आपका एसिडिक हो जाएगा, 7 से अगर ज़्यादा है तो तुम्हारा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। फिर अलग अलग हमने कॉमन साल्ट की बात किया, है ना। कॉमन साल्ट में कहाँ का इस्तेमाल होता है, NaCl, ठीक है। ओके, कैसे फॉर्म होता है, वेपोराइजेशन ऑफ सी वाटर से या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, दो हिसाब से हो जाता है, ठीक है। उसका बेकिंग सोडा के बारे में बात किया, उसका फॉर्म की बात किया, उसका यूजेस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया, कहाँ कहाँ फायर एक्सटेंजर में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, एंटासिड में, ठीक है। ओके, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर ब्लीचिंग पाउडर की बात की है ना, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करें, CaOlCl2, ठीक है। ये इसका यूजेस कहाँ पे, कॉटन, टेक्सटाइल, वुल, प्लम, पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, वॉशिंग क्लॉथ वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में हमने इस्तेमाल किया। फिर हमने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा कि परमानेंट हार्डनेस को घटाता है, ठीक है। और हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का बात की, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये फॉर्मूला है। फिर उसको गिब्सन में हीट करेंगे बेसिकली कितने डिग्री में, कितने केल्विन में, 273। तो फिर तुम्हारा क्या मिल जाएगा, ये पूरा का ओवरऑल फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टॉय बनाने में, हड्डी जोड़ने में, ये सब इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में पढ़े, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये किससे करते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस से बेसिकली हमने बना था, है ना। सोप, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, ब्लीचिंग मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ें था। ऑलरेडी हम लोग ऊपर सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके थे। तो ये अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो, बार बार रिवीजन करना चाहो एकदम दिमाग में कि हाँ क्या क्या चीज़ था, तो ये 2 पेज से तुम्हारा ओवरऑल सारे टॉपिक्स को हम लोग ने ऊपर कवर कर लिया। जो इतने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत ही कम टाइम में सिर्फ 15 पेजेस में, सिर्फ 15, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी तुम्हें बता रखे। होप तुम्हें वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। 1 घंटे में पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। इसी तरीके से चलो वीडियोज़ को करते रहेंगे कंप्लीट, सिलेबस को करते रहेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।